नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 का अध्याय संख्या 4 चल रहा था, जिसमें हमने क्या है मनसबदारों के बारे में, जागीरदारों के बारे में, मुग़ल जो शासक थे उनके जो चलाए गए अभियान थे, युद्ध अभियान थे, उन सभी के बारे में हमने पिछली 2 वीडियोज़ में पढ़ा है। अभी इस वीडियो में क्या है अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य के जबत और ज़मींदार अकबर की नीतियाँ और 17वीं शताब्दी के बाद मुग़ल साम्राज्य किस प्रकार का था उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जबत और ज़मींदार की। देखिए, जो मुग़ल साम्राज्य था उसके अंदर राजस्व का वसूल करने का कार्य क्या है, सरदारों को और ग्रामीण कुलीनों को दिया गया था। बड़े सरदारों और सरदारों का अर्थ यहाँ सिख समुदाय से नहीं है, सरदार यानी किसी कबीले के जो क्या है मुखिया थे उनको, सरदारों या आप कह सकते हो मुखिया जो थे, मुखिया उनको, और ग्रामीण कुलीन वर्ग के लोगों को क्या है राजस्व वसूलने का कार्य दिया गया था। राजस्व वसूलने का कार्य दिया गया था मुग़ल काल के अंतर्गत। अब ये लोग क्या करते थे, राजस्व की वसूली किया करते थे और यह पूरा का पूरा राजस्व किसको पहुंचाते थे, राजा के पास पहुंचाते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार, इन सभी के लिए, यानी चाहे शक्तिशाली सरदार हो या मुखिया हो या ग्रामीण कुलीन वर्ग के लोग हो, इन सभी के लिए एक नाम का प्रयोग किया जाता था मुग़ल साम्राज्य में। मुग़ल साम्राज्य में इन सभी के लिए एक ही प्रयोग होता था, वो शब्द था ज़मींदार। हमारे पॉइंट में एक नाम आता है जबत और ज़मींदार। तो जो ज़मींदार नाम था वो कौन से अधिकारी के लिए, राजस्व वसूलने का कार्य करने वाले लोग, राजस्व वसूलने वाले या राजस्व वसूलने का कार्य करने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था, मुग़ल साम्राज्य में ज़मींदार की पदवी दी जाती थी, उनको ज़मींदार कहा जाता था। अब ये ज़मींदार लोग जो थे वो राजस्व वसूलने का कार्य किया करते थे। अब देखते हैं राजस्व वसूलने वाली जो कार्य प्रणाली थी वो किस आधार पर थी। वो अकबर के शासनकाल में 1570 से लेकर 1580 के दशक का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का मतलब हो गया उसके बारे में क्या है, जांच पड़ताल की गई, उसके बारे में जांच परख की गई। किन चीज़ों के बारे में, ये करने वाला कौन था, सर्वेक्षण करने वाला था राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री ने इन 10 सालों में सर्वेक्षण किया। अगर पूछा जाए कि राजस्व मंत्री कौन था, तो राजस्व मंत्री अकबर के शासनकाल में था टोडरमल। उसने यह सर्वेक्षण किया। क्या सर्वेक्षण किया, किन किन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया, कृषि की पैदावार, कृषि की पैदावार कितनी होती है, कीमतें और ज़मीन या भूमि का मापन किया गया इस सर्वेक्षण के दौरान। ठीक है, यानी कि पैदावार कितनी हो रही है इस बात का लगातार 10 सालों तक पता लगाया गया। भूमि की नाप वगैरह या भूमि के बारे में क्या है सावधानीपूर्वक क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। अब इस सर्वेक्षण से क्या है, मुग़लों के जो मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने और जो बाकी सलाहकार थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक राजस्व व्यवस्था बनाई। क्या बनाई, राजस्व व्यवस्था कि किस आधार पर कितना राजस्व लिया जाएगा। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि इसको क्या है, जो प्रांत थे
उनको बांटा गया था सूबों में। ठीक है, प्रांतों को क्या कहा जाता था उस समय? सूबे कहा जाता था। ठीक है, सूबा या सूबे, प्रांत को कहा जाता था सूबा। अब अलग अलग सूबों की ज़मीन आदि के सर्वेक्षण के आधार पर राजस्व निश्चित किया गया। जो उस समय राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे मुग़ल साम्राज्य के अधीन, उन सभी को क्या है, उन सभी प्रांतों को सूबा में बांटा गया था। वो सारे सूबे थे, उनकी ज़मीन की, कृषि की पैदावार कैसी है, कीमतें कितनी हैं, ठीक है, या ज़मीन कितनी है, कितनी भूमि उपजाऊ है, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, पता लगाया गया और अलग अलग सूबों का अलग अलग राजस्व निश्चित कर दिया गया। अब वहाँ के जो ज़मींदार थे, ज़मींदार कौन होते थे? मुखिया या सरदार या ग्रामीण कुलीन वर्ग जो लोग थे, वो ज़मींदार क्या करते थे, अपने अपने सूबों के या अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों के क्या करते थे, राजस्व का वसूल किया करते थे और फिर अपने अधिकारियों को पहुँचाया करते थे। अभिजातों के पास वो क्या है, राजस्व पहुंचाया जाता था। अभिजात वर्ग जो था वो अपनी सेना के खर्चे आदि सभी चीज़ों का खर्चा निकाल कर क्या है, राजस्व का कुछ भाग राजा तक पहुंचाया करता था और उस प्रकार से क्या है, इनका राजस्व व्यवस्था चलती थी। यानी जमींदार, किसान, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं, सबसे ऊपर तो राजा या बादशाह है, उसके नीचे अभिजात, उसके नीचे अभिजात या मनसबदार, ठीक है, और उसके नीचे ज़मींदार, और ज़मींदार किसानों से सीधा कर वसूल किया करते थे। तो इस प्रकार से क्या है, उनकी कर प्रणाली चल रही थी। यानी किसान देंगे ज़मींदार को, ज़मींदार देगा अभिजात वर्ग को, अभिजात वर्ग क्या है, अपना जो सैनिक खर्चा है, जो उसका सूबा है, उन सभी को कार्य पूरा करके क्या है, वो राजा तक पहुंचाएगा। इसके बीच में क्या है, उनसे ऊपर एक अधिकारी होता था, सूबेदार। सूबेदार, सूबे का जो अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था। अभिजात वर्ग उसकी सहायता हेतु कार्य किया करते थे। तो प्रत्येक सूबे के लिए, हर फसल के लिए क्या है, राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। अब एक चीज़ और की गई इसके लिए कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग राजस्व हो गया और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राजस्व व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो राजस्व व्यवस्था का मतलब क्या है, राजस्व की दर, राजस्व दर निर्धारित की गई या बनाई गई। ये तो हो गया भाई ज़मींदार का कार्य। ठीक है, कि ज़मींदार क्या। अब बात आती है जब्त की। ठीक है, अब ये जो राजस्व लिया जा रहा है, सारा का सारा जो मैटर है ये, ठीक है, ये राजस्व वसूला जा रहा है। ठीक है, अब जो राजस्व वसूलने का कार्य करने वाले लोग थे वो तो क्या हो गए, ज़मींदार। ठीक है, और जब्त किसे कहेंगे, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसको क्या कहा गया है, जब्त कहा गया है।
यानी दो नाम आते हैं हमारे पास, एक तो है ज़मींदार और एक है जब्त। ज़मींदार तो राजस्व वसूलने वाला, और जब्त हो गया राजस्व वसूलने की व्यवस्था। और राजस्व वसूलने की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ज़मींदार जो लोग होते थे वो सीधा किसानों से राजस्व वसूला करते थे। अब शुरुआत में यह व्यवस्था अच्छी चल रही थी क्योंकि प्रशासनिक रूप से कार्य अच्छा हो रहा था अकबर के समकालीन। लेकिन बाद में जब क्या है राजा चेंज हुए, इनके बादशाह चेंज हुए, धीरे धीरे यह व्यवस्था गड़बड़ा गई और ज़मींदार अपनी मनमर्जी से किसानों से क्या करने लगे, कर का वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाद में 17वीं शताब्दी के बाद हमें बहुत से किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं मुग़ल साम्राज्य के। यानी किसान आंदोलन या कह सकते हैं किसानों का विद्रोह देखने को मिलता है। तो यह साधारण सा टॉपिक था। जब तक ज़मींदार यानी मुखिया या सरदार ग्रामीण कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो राजस्व वसूलते थे, उनको मुग़ल साम्राज्य के जो अधिकारी थे या मुग़ल साम्राज्य के जो लोग थे वो क्या कहते थे, ज़मींदार। और जब्त उस कर को वसूलने की प्रक्रिया को या उस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अब बात आती है अकबर की नीतियाँ कैसी थी। उससे पहले बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अकबर नामा और आईने अकबरी। देखो भाई, अकबर के समकालीन या अकबर के दरबार में क्या था, एक अबुल फजल नामक क्या था, लेखक था। उसको अकबर ने कहा कि आप इस सारे हमारा जितना भी वंशों का इतिहास चल रहा है उसका इतिहास, उस इतिहास की क्या कीजिए, रचना कीजिए, उस इतिहास को बनाइए। इसका मतलब ही इसको इतिहासकार बना दिया गया कि भाई तेरा कार्य ये है कि हमारा जितना भी इतिहास है उसको तू लिखेगा। अब इतिहास को क्या है, उसने 3 भागों में, उन भागों को क्या बोलते हैं, जिल्दों या भाग बना लिखे थे उसने इसके 3। ठीक है। फर्स्ट भाग में क्या लिखा गया, मुग़लों के पूर्वजों का इतिहास। ठीक है। फर्स्ट भाग के अंतर्गत क्या लिखा गया, मुग़लों के पूर्वजों का इतिहास। अब ये जो तीनों जिल्दों को मिलाकर जो इतिहास लिखा गया था मुग़लों का, उसको क्या कहा जाता है, अकबरनामा। अकबरनामा यानी पहला जो अपना ये है अकबरनामा, यह है क्या है, अबुल फजल के द्वारा जो 3 भागों में मुग़लों का इतिहास लिखा गया था उसको अकबरनामा कहते हैं। पहले भाग में पूर्वजों का इतिहास, दूसरे भाग में अकबर की शासनकाल की घटनाओं का विवरण। दूसरे के अंदर क्या था, अकबर के शासन काल की घटनाओं का वर्णन। यानी अकबर के समय में जितनी भी प्रशासनिक या शासनिक घटनाएं घटित हुई थी उन घटनाओं का वर्णन किया गया था, चाहे अकबर की शादियां हो, चाहे अकबर के युद्ध अभियान हो, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, दूसरे भाग में लिखा गया। अब बात आता है तीसरा भाग, किसका, अकबरनामे का तीसरा भाग। अकबरनामे के तीसरे भाग का नाम है आइन ए अकबरी। यानी आईने अकबरी क्या है, अकबरनामे के तीसरे भाग का नाम। थर्ड भाग जो है अकबरनामा का वो आईने अकबरी है। आईने अकबरी के अंदर क्या लिखा गया था भाई, प्रशासनिक व्यवस्था जो अकबर के काल में, अकबर
के काल, यानी प्रशासनिक व्यवस्था अकबर के बाद की तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकबर के तक का इतिहास लिख रहा था। तो उस समय की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्था के बारे में पूर्णतः वर्णन किया गया था किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी में। इसमें प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल, प्रशासन, घराने, सेना, साम्राज्य का भूगोल, ये सारा का सारा वर्णन किस में मिलता है? आईन अकबरी में मिलता है। सारा प्रशासनिक कार्य, घर बार के बारे में, सेना कितनी थी, राजस्व कितना वसूल किया जाता था, और साम्राज्य के बारे में। यहाँ राजस्व, ठीक है, प्रशासनिक के अंतर्गत ही आ गया राजस्व का, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखा गया था। इसके अलावा फसलों की पैदावार, कीमतें, मजदूरी कितनी थी, राजस्व की सांख्यिकी का विवरण क्या था, ये पूरा डिटेल में लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा किसमें? आईन अकबरी में, ठीक है। तो 3 भाग थे इसके अकबरनामा के, जिसमें तीसरा भाग था आईन अकबरी, जिसमें ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई थी। इसके अलावा अकबर की नीतियों के बारे में बात करते हैं। अपना पहले जो पॉइंट चल रहा था, अकबरनामा में विशेष कर क्या है? आईन अकबरी में मिलता है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था, और प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। अब आईन अकबरी में क्या लिखा गया है? प्रांतों में बंटा हुआ था, और प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबा का अधिकारी कौन होता था? सूबेदार, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसको दोबारा से समझा देता हूँ मैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं इस पॉइंट में वो बात करते हैं। तो सूबेदार सूबे का अधिकारी हो गया, यानी एक प्रांत का एक प्रकार से सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? सूबेदार। प्रांत यानी सूबा, और उसका अधिकारी कौन होगा? सूबेदार। सूबेदार प्रांत सूबे का अधिकारी हो गया। वित्तीय अधिकारी दीवान। वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? दीवान, ठीक है। यानी 2 अधिकारियों के बारे में पढ़ा। प्रत्येक प्रांत में क्या है? एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग चाहिए होता था। अब एक सूबे या प्रांत के अंदर 2 अधिकारी मुख्य हुआ करते थे, एक तो सूबेदार और एक दीवान। सूबेदार, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके अलावा अधिकारी होते थे, जैसे बख्शी, ठीक है, या फिर सदर फौजदार, सदर फौजदार, ठीक है, और कोतवाल। कोतवाल सूबे की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। फौजदार यानी सेना नायक, ये धार्मिक अधिकारी होता था। सदर क्या होता था? धार्मिक या धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का क्या होता था? धार्मिक अधिकारी, या कह सकते हैं मंत्री होता था, ठीक है। यानी धर्म से रिलेटेड जो कार्य होते थे उनके बारे में संभालने वाला अधिकारी सदर होता था। और इसके अलावा बच जाता है बख्शी, जो सैनिक वेतनाधिकारी था। सैनिक वेतनाधिकारी,
सैनिकों को वेतन दिया जाता था इसके द्वारा, ठीक है। तो ये बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल, ये चारों प्रकार के जो अधिकारी होते थे, ये सूबेदार की सहायता हेतु होते थे, उसकी कार्य में मदद करवाने के लिए, सूबा संभालने के लिए इन अधिकारियों का क्या है वह सहायता लिया करता था। यानी ये चारों अधिकारी क्या है सहायक के रूप में कार्य करते थे, किसके? सूबेदार के। ये सारे चारों अधिकारी सूबेदार के सहायक होते थे। और एक मुख्य अधिकारी सूबेदार के अलावा जो होता था सूबे में, वो होता था दीवान, ठीक है। अब अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, और वे राजस्व खर्च कर सकते थे जब वे वफादार रहे। यानी ये बात चलती है कि जब तक वो वफादार रहे ना अभिजात वर्ग, इनके अलावा अधिकारी कौन रह गया? अभिजात, जो सैनिकों को रखते थे और उससे जगह की सिक्योरिटी का कार्य करवाते थे। तो ये बहुत सा टैक्स क्या है वसूल किया करते थे अपने फ़ायदे के लिए और सैनिकों के लिए। अब जब तक ये वफादार रहे तब तक तो क्या है मुग़ल साम्राज्य बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक चलता रहा। लेकिन जैसे ही यह क्या है बागी हुए या अपने क्या है स्वयं हितैषी हुए या खुद का स्वार्थ जब देखने लगे, तब क्या है जो मुग़ल साम्राज्य है वह बहुत से टुकड़ों में बंटने लगा, टूटने लगा, ठीक है। अभी बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। ये तो थी अकबर की प्रशासनिक नीति। दूसरी बात करते हैं धार्मिक नीति के बारे में। तो धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं तब बात आती है सुलह कुल। सुलह कुल, सॉरी अलकुल नहीं, सुलह कुल की नीति। अब सुलह कुल की नीति के लिए क्या है, एक बार अकबर ने क्या है अपने इबादत खाने में, अकबर जब 1570 के अंदर फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी के अंदर गया हुआ था, तो इसने क्या है इबादत खाने में क्या है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या यहूदी जगुदाथ या इसको जरदुश्त, इन सभी धर्मों के धर्माधिकारियों को क्या है इबादत खाने में बुलाया और धर्म विशेष संबंधी क्या है एक प्रकार का क्या है वाद विवाद उसने उस समय करवाया था अपने स्थान पर। और इससे क्या है उसको एक बात निष्कर्ष निकल के आता है कि सारे जो धर्म हैं वो अपनी बात मनवाने का कार्य करते हैं। यानी वो ऐसे प्रकार के प्रवचन या बातें बताते हैं जिसको क्या है बिना वाद विवाद के मानना पड़ता है। इसके लिए अकबर ने क्या है एक बात बताई थी कि विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। यानी जो भी विद्वान एक तो धार्मिक नीति और मतांधता पर बल देते हैं, वो क्या होते हैं कट्टर होते हैं। ये बात क्या है अकबर ने इस प्रकार के वाद विवादों के द्वारा निकाली थी। मतांधता का मतलब हो गया मत प्लस अंधता, यानी किसी एक मत को अंधतापूर्वक मान लेना, इस प्रकार का परिवेश बनाना या इस प्रकार की बातें करना जिनको बिना वाद विवाद के बिना किसी विचार विमर्श के मान लेना। तो इस प्रकार की नीति जो भी होगी उसके द्वारा क्या है कट्टरता फैलेगी।
इसीलिए अकबर ने क्या है, एक सुलह कुल की नीति शुरू की। सुलह ए कुल की नीति की, यानी जिसके अनुसार क्या है, पूर्ण शांति, सर्वत्र शांति की नीति उसने शुरू की थी। मतलब वो है इस प्रकार का क्या है, व्यवस्था लगाना चाहता था, लागू करना चाहता था, जिससे पूर्ण शांति और सर्वत्र शांति की नीति रहे, ऐसा वो चाहता था। वास्तविकता में ऐसा क्या है, उसने करने का प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इस इतिहासकारों के अनुसार ऐसे मानते हैं कि उसने ऐसा करने का प्रयास अवश्य किया था, और जिसकी यह व्यवस्था क्या है, औरंगजेब के टाइम आने के बाद तो बिल्कुल ही लुप्त ही हो गई। लेकिन जहांगीर और शाहजहाँ ने लगभग क्या है, उस नीति का अनुसरण किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, सुलह कुल की नीति केंद्र बिंदु उसका था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति हो। यानी उसकी नीति शास्त्र कैसा था, नीति शास्त्र सच्चाई, शांति और न्याय, जिसमें तीनों गुण क्या है, बराबर रूप से सभी को समान रूप से समानतापूर्वक प्राप्त हों। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसा कि अपने देखते हैं, मुग़ल साम्राज्य के दौरान एक कुलीन वर्ग था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, न के बराबर वो जीवन जी रहे थे। तो यह क्या है, नीतियाँ जरूर अवश्य उसने दिखाई थी या अपने इतिहासकारों के द्वारा लिखवाई गई थी, क्योंकि इस नीति के बारे में क्या है, अबुल फजल उसका विशेष सलाहकार था इस नीति के बारे में। तो आम सी बात है या साधारण सी बात है कि उसका जो लेखक था उसने सिर्फ केवल उसकी तारीफ में इस प्रकार की नीतियाँ लिखवाई अवश्य होंगी, लेकिन वास्तविकता मुग़ल साम्राज्य की जो हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देखने को मिलती है, वह इस प्रकार की नीति का लागू होता हुआ असर दिखाई नहीं देता है इस नीति का। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो है 17वीं शताब्दी के बाद का मुग़ल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी के बाद का मुग़ल साम्राज्य। तो 17वीं शताब्दी के बाद मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से क्या है, कह सकते हैं पतन होना शुरू हो जाता है। यानी अब मुग़ल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। शुरुआत में कह सकते हैं, मान सकते हैं, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि समृद्धि हुई थी वाणिज्यिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन बाद में क्या है, यह बिल्कुल नए के बराबर हो गई। ऐसे मनसबदार जिनको क्या है उच्चतम पद प्राप्त थे, कुल 8000 में से 445 ही थे। यानी उच्च प्राप्त होने वाले मनसबदार 8000 में से 445 थे, यानी बिल्कुल ही कम। और ये जो मतलब इस प्रकार की बताते हैं आंकड़े कि 5.6%, यानी छोटी संख्या है ये बिल्कुल ही, ठीक है, इनके हिसाब से। तो ये इतने प्रतिशत भाग के पदाधिकारी, इतने प्रतिशत भाग के पदाधिकारियों के पास ही क्या है, सर्वाधिक राजस्व खर्च होता था। राजस्व यानी बहुत ही छोटी संख्या अधिकारियों की क्या है, बहुत बड़ा भाग राजस्व का खर्च करते थे। कितना भाग खर्च कर देते थे? 61.5%। यानी एक छोटी सी संख्या, तो एक छोटी संख्या 5.6% भाग या इतने पदाधिकारी कितना 61.5% राजस्व का क्या कर देते थे, खर्च कर देते थे। तो साधारण सी बात है कि जो बाकी की जनता उसके कुछ नहीं बचता था। इसके अलावा जो कुलीन वर्ग था, वह शिल्प,
घर या वस्त्र या जो लग्जरियस चीज़ें होती थी, ऐशो आराम की वस्तुएं होती थी, उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, क्योंकि सारा लगभग पैसा क्या है उनके पास ही बचता था। मैंने बताया समाज का एक बहुत छोटा भाग था जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति पर अधिकार था। तो इस प्रकार की चीज़ों पर वो हालांकि बहुत ज़्यादा क्या करते थे, खर्चा करते थे, लेकिन जो छोटे व्यापारी, शिल्पकार या छोटे व्यापारी, शिल्पकार या मजदूर, किसान, ये सभी लोग क्या थे, निर्धनता या गरीबी की ओर लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे। इनके पास क्या है, दोबारा से अपने बिजनेस में पैसा लगाने, उसमें निवेश करने का, निवेश हेतु राशि नहीं थी। उनमें निवेश करने हेतु कोई भी राशि उनके पास नहीं थी, जिसके कारण क्या है, एक बहुत बड़ा भाग जनता का, देश की जनता का क्या हो गया था, निर्धन हो गया था। अब और आगे की अगर बात करते हैं अपने, तो हैदराबाद या इस प्रकार की जो रियासतें थी, रियासत नहीं कह सकते, सूबे जो थे, वो बाद में क्या है, स्वयं अधिकारी, या उन्होंने स्वयं क्या कर लिया था, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जो सूबे के अधिकारी थे या अभिजात वर्ग के लोग थे, जो अधिक से अधिक क्या है राजस्व अपने पास रखते थे, उन्होंने क्या है बाद में जाकर बहुत से क्षेत्रों पर क्या है मुग़ल शासकों का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि उनको स्वामी के रूप में मानते थे, लेकिन सिर्फ मानने और राजा होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब क्या है, मुग़ल साम्राज्य जो था वो दिल्ली के आसपास, जहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। वही क्षेत्र अब वापस उनके सिमट कर उतने ही क्षेत्र वापस रह गए थे, या उनसे भी कम क्षेत्र इस समय में 17वीं शताब्दी के बाद उनके क्षेत्र लगातार कम होते गए। और जब अंग्रेज़ों के आने का समय हुआ, ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, तब तक क्या है, मुग़लों के पास न के बराबर पूंजी और न के बराबर पूंजी या राज्य चलाने के कौशल, अधिकारी, इस प्रकार के जो लोग थे वो नहीं रहे थे। जो वफ़ादार उनके नागरिक हुआ करते थे या जो वफ़ादार अधिकारी हुआ करते थे, अब उनके पास कुछ ही संख्या में मौजूद थे, और उनकी लगातार क्या है बाद में संपत्ति नष्ट होती रही। तो यह चैप्टर आपका पूरा होता है। इस चैप्टर को क्या है आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है वो कार्य आपको करना है। धन्यवाद।